Good morning, students. I'll be teaching you subject Human Behavior at Workplace. My name is Dr. Nidhi Turan, Assistant Professor, DAV Institute of Management, Faridabad. This institute is affiliated to Maharishi Dayanand University, Rohtak. So, अब इस क्लास में हमारा जो कंटेंट रहेगा वही सब कंटेंट रहेंगे। बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मीन्स जो भी ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क प्लेस से रिलेटेड सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं वो ये कवर करने वाले हैं हम कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, वर्क प्लेस में ह्यूमन बिहेवियर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ। तो सबसे पहले हम ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क प्लेस से पहले हम बिहेवियर का पता लगाते हैं कि ये बिहेवियर होता क्या है, हम बिहेवियर को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं किसी एक इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करती हूँ कि एक इंडिविजुअल या एक लड़की है सोनाक्षी। सोनाक्षी बहुत क्रिएटिव गर्ल है, या बहुत एम्बिशियस है, बहुत ही एंग्री है, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये वर्ड्स हैं जो हम किसी भी एक इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक देयर इज़ अ गर्ल, देयर इज़ अ या यू कैन से देयर इज़ अ फीमेल हु इज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, की बहुत ही क्रिएटिविटी से काम करती है। तो वो उसका कंडक्ट है कि वो अपने आप को कैसे कंडक्ट करती है अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सामने आपको वर्ड भी दिख रहा है, जैसे मैंने हाईलाइट भी किया है कि द मोस्ट पीपल यूज द वर्ड बिहेवियर टू मीन कंडक्ट, कि कोई एक इंडिविजुअल अपने आप को कैसे कंडक्ट करता है, कैसे अपने आप को लेके चलता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बिहेवियर इज एनीथिंग दैट अ पर्सन डज, कि कोई एक इंडिविजुअल जो कुछ भी करता है वो उसका बिहेवियर दर्शाता है। जैसे यहाँ पे थर्ड जो ये टर्म दी हुई है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जैसे कल्चर, एटीट्यूड, इमोशंस। ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सबको मिलाकर ये सारे के सारे फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये एक ह्यूमन के बिहेवियर को क्रिएट करने में हेल्प करती है। इन सब चीज़ों से किसी एक ह्यूमन का बिहेवियर बनता है। तो अब एक मॉडल है एबीए मॉडल। एबीए मॉडल क्या होता है? बेसिकली इट इज अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस मॉडल। इसको हम जैसे एक साइंटिफिक अप्रोच है किसी भी बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में। तो ये जो मॉडल है ये बताता है, ये इसका प्रिंसिपल है, ये फोकस करता है कि ह्यूमन बिहेवियर चेंज कैसे होता है, किन किन चीज़ों से उसका बिहेवियर इफेक्ट होता है, कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो किसी एक ह्यूमन के बिहेवियर को इफेक्ट करता है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उसकी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के जिससे वो चीज़ों को लर्न करता है, जिससे उसका एक बिहेवियर बनता है। तो उसके बाद हम चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पे। तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, या आप कह सकते हो नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बिहेवियर की क्या नेचर है? तो सबसे पहले देखो बेटा, ऑल ह्यूमन बिहेवियर इज लर्नड, कि जो भी हम सीखते हैं, अगर हम बिहेवियर की बात करते हैं, हम लर्न करते हैं। चाहे हम अपने बचपन में अपने पेरेंट्स से सीखें, चाहे हम अपने एनवायरनमेंट से सीखें, चाहे हम अपने पीयर ग्रुप से सीखें। पीयर ग्रुप का मतलब होता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल से सीखें। तो बिहेवियर जो कुल मिला के देखो, हम अपने कल्चर से, जैसे मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि ये देखो कल्चर, एटीट्यूड, इमोशंस, वैल्यूज, एथिक्स। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं हमारे अंदर? हमारे अंदर आती हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर से, हमारे आसपास के लोगों से, हमारे एनवायरनमेंट से। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑल ह्यूमन बिहेवियर इज लर्नड। उसके बाद आ जाता है ऑल बिहेवियर अकर्स फॉर अ रीजन। कोई भी किसी का कोई बिहेवियर है, कोई इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहा है, अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, उसके पीछे एक रीजन होता है, कारण होता है। सपोज कोई एक इंडिविजुअल बहुत खुश है, तो खुशी के पीछे हमेशा कोई कारण होता है। किसी को कोई बहुत अच्छा नतीजा मिला है, कोई रिजल्ट मिला है अच्छा, किसी का कोई एग्जाम पास हुआ है, ठीक है, या किसी को घर में कोई फैमिली फंक्शन है, किसी के घर में कोई और खुशी आई है। तो हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है खुशी का, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कोई एक इंडिविजुअल क्यों खुश है। तो देर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। उसके बाद देखो, कोई भी एक आपका जो बिहेवियर है ऑल ऑफ अ सडन नहीं आता, आउट ऑफ ब्लूज नहीं आता। यहाँ पे एक टर्म ली गई है आउट ऑफ ब्लू। आउट ऑफ ब्लू का क्या मतलब होता है? जैसे अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन। तो ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता कोई भी एक बिहेवियर। किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई चिल्ला रहा है किसी के ऊपर, तो वो जो चिल्लाना है किसी का, उसके पीछे भी एक रीजन है। ऐसा नहीं है कि आज सडनली आज 1 बजे किसी ने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, तो वो गुस्सा 1 घंटे पहले का नहीं है, या वो गुस्सा अभी 5 मिनट पहले का नहीं है। वो गुस्सा हो सकता है किसी ना किसी सीरीज ऑफ एक्शंस की वजह से हो,
कि बहुत दिन से वो कोई एक इंडिविजुअल किसी चीज़ को टॉलरेट कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, और वो बर्दाश्त जो है ख़त्म हो गई है और आज वो गुस्सा हो गया। तो वो एक सीरीज़ ऑफ एक्शंस है जिसकी वज़ह से कोई एक इंडिविजुअल ऐसा कर रहा है, ऐसा गुस्सा कर रहा है। सो अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि बिहेवियर्स कंटिन्यू टू अकर बिकॉज दे आर इफेक्टिव। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई एक इंडिविजुअल, कोई भी एक बिहेवियर क्यों इफेक्टिव है, क्यों बहुत अच्छा है, मतलब बार बार उसे क्यों यूज करता है कोई एक इंडिविजुअल बिहेवियर को, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे उस पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करने से वो उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उस चीज को बार बार रिपीट करता है। जैसे सपोज कोई एक इंडिविजुअल बहुत हैप्पी है, मोटिवेटेड है, एम्बिशियस है अपने काम को लेकर, तो वो जो काम को लेकर हैप्पी है, क्यों है? क्योंकि उसको लगता है कि जो मैं जितना काम कर रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मुझे जो एक्सपेक्टेशंस थी अपने उस काम से, मुझे वो उसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के अनुसार मिल रहे हैं, मेरी उम्मीद के अनुसार मिल रहे हैं। तो मैं उस बिहेवियर को कंटिन्यू करके रखूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसका उल्टा भी हो सकता है कि बिहेवियर स्टॉप अकरिंग व्हेन दे आर इनइफेक्टिव, कि हमें लगता है कि मेरे किसी पर्टिकुलर काम को करने की वजह से, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, उसका वो रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा। तो आज नहीं तो कल 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जो हो सकता है छठी बार में मैं सोचूं कि यार मुझे कोई रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है, तो मैं इस काम को करना छोड़ देता हूँ। तो मेरा जो हार्ड वर्किंग नेचर है या मेरा जो एम्बिशियस नेचर है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, और वो मैं उस वजह से अपने बिहेवियर को स्टॉप कर दूंगा। अब इसके बाद हम करेंगे, देखो नेक्स्ट जो टर्म लाइन दी गई है, दैट इज न्यू बिहेवियर्स कैन बी टॉट। बिहेवियर जो है हम किसी को सिखा भी सकते हैं, नया बिहेवियर हम सीख सकते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने फ्रेंड से, सर्कल से, सिचुएशन से। ठीक है, हो सकता है हमारा कोई फेलियर हमें कुछ ऐसी चीज सिखा दे कि हम उस गलत गलत बिहेवियर को या पुराने बिहेवियर को छोड़कर नई चीज लर्न कर लें। ठीक है, तो ये दोनों जो लाइन है, न्यू बिहेवियर्स कैन बी टॉट, ओल्ड बिहेवियर्स कैन बी अनलर्न, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। वी कैन चेंज बिहेवियर बाय चेंजिंग द एनवायरनमेंट। हमारा जो बिहेवियर है हम चेंज भी कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके। अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा हमारा पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से मेरे काम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है या मेरे बिहेवियर में बहुत गलत चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो मैं उस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकती हूँ, सो दैट आई कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ माई सेल्फ। तो अब आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर? देखो आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं ह्यूमन के बिहेवियर के अंदर जो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चेंजेस ऑब्जर्व इन ह्यूमन नेचर, दो तरह के चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। एक होते हैं ओवर्ट चेंजेस और एक होते हैं कोवर्ट चेंजेस। ओवर्ट चेंजेस क्या होते हैं? जो कि बेसिकली एक्सटर्नल होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं, कि हमें दिख रहा है कि कोई पर्टिकुलर चीज ऐसी है। कोई सपोज कोई एक इंडिविजुअल है, वो बहुत पहले स्लिम था, एकदम से उसने वेट गेन कर लिया, तो वो क्या है? दैट इज एक्सटर्नल चेंज जो कि हमें दिख रहा है। वाइस वर्सा भी होता है, हो सकता है कोई एक इंडिविजुअल बहुत हैवी था, हेल्दी था, और उसके बाद उसने कुछ टाइम पीरियड के बाद हमने उसे देखा और उसने काफी वेट लूज किया हुआ था। तो ये सारे के सारे चेंजेस क्या है? दे आर द एक्सटर्नल चेंजेस, और यू कैन से ओवर्ट चेंजेस, जो हम देख सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इज कोवर्ट चेंजेस। कोवर्ट चेंजेस क्या होते हैं? इंटरनल चेंजेस होते हैं जो जिसे हम नहीं देख सकते हैं। जैसे दिस कैन नॉट बी मेजर्ड एंड डायरेक्टली सीन, जिसे हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी की हार्ट बीट, किसी की थिंकिंग, किसी के इमोशंस, किसी के अंदर क्या चल रहा है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हैं जो कि हम देख भी सकते हैं, और कुछ चेंजेस होते हैं जो कि हम नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अब वर्क प्लेस, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है वर्क प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन? ये वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके, या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं अपने किसी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए। क्योंकि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए काम कर रहे हैं, प्लस अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, मतलब हमें पैसा अर्न करना है, लाइफ में कुछ करना है, आगे कुछ बढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं किसी इंडिविजुअल के और ऑर्गेनाइजेशन के।
तो अब ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क प्लेस, अब ये ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क प्लेस जो एक टर्म है क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? देखो, क्योंकि जो वर्क बिहेवियर है वो किसी भी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में या ह्यूमन बिहेवियर के अंदर बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। क्योंकि एक ह्यूमन जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करता है तो वो कैसे बिहेव करता है अपने काम के प्रति, अपने उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके प्रति उसका क्या बिहेवियर है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क प्लेस, बिकॉज उसके अच्छे बिहेवियर से या उसके बुरे बिहेवियर से उसके काम के प्रति, काम का जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली इफेक्ट होगा। अगर वो हैप्पी है, खुश है, या उसका जो बिहेवियर है पॉजिटिव है अपने काम को लेकर, तो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस होगी वो इंक्रीज होगी। या इसका अगर हम उल्टा देखें कि अगर कोई दुखी है, हर बात में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज करता है, नेगेटिव बातें करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वो खुश होकर कभी भी काम नहीं कर पाएगा। वो अपना बेस्ट जो 100% उसको देना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके लिए वो पैसा ले रहा है या इनकम अर्न कर रहा है जिस ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहाँ पे अगर उसका नेगेटिव बर्ताव रहेगा, नेगेटिव बिहेवियर रहेगा, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव तरफ चली जाएगी, उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस लेवल डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए ह्यूमन जो बिहेवियर है एट वर्क प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये क्या होता है बेसिकली, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या ह्यूमन बिहेवियर जो होती है ये एक एप्लीकेशन है, ये स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि वाई एन इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग, वो गुस्सा क्यों है, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट क्यों आ रही है, नेगेटिवली काम क्यों हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस डाउन क्यों हो रही है। ये सब चीज़ पढ़ने के लिए हमने ये एक फील्ड जनरेट किया गया है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है? दिस इज अ स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर related to other elements of the organization such as structure, technology and social system। कि जो human behavior है, it is a study of a behavior कि why the individual is related to that organization, why that individual is behaving in such a manner and how the individual is working in the organization। जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो एक टूल है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, क्यों है ये फील्ड इतनी इंपॉर्टेंट? बिकॉज जो ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो स्टडी है ये एनालाइज करने में हेल्प करती है किसी भी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, दैट पीपल टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड डिस्क्राइब बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी एक पीपल के बिहेवियर को एनालाइज करना, डिस्क्राइब करना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड मैनेजर्स को हेल्प करता है उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, एनहांस करने में, बिहेवियर के अपने वर्क के प्रति बिहेवियर को चेंज करने में, सो दैट इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड होल ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देयर गोल्स। कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं वहाँ पे, ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन है, अपने गोल को टाइमली एंड इफेक्टिवली अचीव कर पाए। जो ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर फील्ड है ये 3 लेवल में स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल। क्योंकि देखो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है? एक ह्यूमन से बनती है, एक इंडिविजुअल से बनती है। तो जो ये इंडिविजुअल जो टर्म है, तो ये जो इंडिविजुअल टर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल से ही ग्रुप बनता है, ग्रुप से ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और ऑर्गेनाइजेशन इन सब लोगों की वजह से अपना गोल अटेन कर पाती है टाइमली एंड इफेक्टिवली। तो हम ये जो प्रोसेस है 3 लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं, देखो यहाँ पे एक चार्ट भी आपको सामने दिख रहा है, इंडिविजुअल प्रोसेस, इंटरपर्सनल प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। अब इंडिविजुअल प्रोसेस में हम बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो हम स्टडी करते हैं, जैसे फाउंडेशंस, कि एक इंडिविजुअल की क्या फाउंडेशन है, क्या बैकग्राउंड है, मोटिवेशन लेवल क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं मोटिवेट करने में, कि हम उसे कौन से फैक्टर्स के थ्रू हम मोटिवेट कर सकते हैं काम करने के लिए। जैसे 2 तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, मॉनिटरी फैक्टर्स, नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स। मॉनिटरी फैक्टर्स में क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंसेंटिव्स मीन्स मनी मैटर करती है उन लोगों को, कि हमें मॉनिटरी बेस्ड इंसेंटिव दे दिए जाए, हमारी इनकम में इंक्रीमेंट कर दिया जाए, और तो इस वजह से दे विल फील मोटिवेटेड एंड विल वर्क फॉर द एनवायरमेंट, विल वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो कि अगर हम नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे कि रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, आपको प्रमोशन दे दी जाती है,
आपको अवार्ड दिए जाते हैं आपके काम के प्रति, काम अगर अच्छा किया गया है तो कुछ लोग इस तरह से मोटिवेट होते हैं काम करने में। ऐसे ही एनहांसिंग परफॉर्मेंस में हेल्प करती है ये इंडिविजुअल प्रोसेस की। सपोज अगर मैं बात करती हूँ मोटिवेशन की, ठीक है, मुझे पता है कि मेरा जो एम्प्लॉय है, 5 एम्प्लॉयज में से 2 एम्प्लॉयज नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स से मोटिवेट होते हैं, तो मैं उनको नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स के बेसिस पे मोटिवेट करूंगी और उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करूंगी। और बाकी की जो 3 एम्प्लॉयज हैं वो मॉनेटरी फैक्टर से इफेक्ट होते हैं, मॉनेटरी फैक्टर से मोटिवेट होते हैं, तो मैं उनको मॉनेटरी फैक्टर के रिलेटेड उनकी मोटिवेट करूंगी मॉनेटरी फैक्टर्स को यूज करके और उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करूंगी। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजिंग स्ट्रेस मीन्स कोई एक इंडिविजुअल अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकता है। कुछ लोग म्यूजिक सुन के स्ट्रेस को कोप अप करते हैं, कुछ लोग डांस करके करते हैं, कुछ लोग कहीं घूम के आके करते हैं, कुछ लोग अपने आप को रिलोकेट करते हैं, तो उस बेसिस पे अपने आप के स्ट्रेस को कोप अप करते हैं स्ट्रेस के साथ। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद जो आउटकम आते हैं वो ये आते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस सब इंक्रीज हो सकती है, हम इंक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं। एब्सेंटिज्म रेट जो है वो लो हो जाएगा, एटीट्यूड जो है इस इंडिविजुअल का पॉजिटिव हो जाएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टर्नओवर रेट कम हो जाएगा और स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो स्टडी है इंडिविजुअल बेस लेवल पे है और उसके सारे के सारे आउटकम्स हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटरपर्सनल प्रोसेस। अब इंटरपर्सनल प्रोसेस में, क्योंकि इंटरपर्सनल जो टर्म है, इंटरपर्सनल का मतलब होता है बिटवीन टू, तो दिस इज अ स्टडी एट अ ग्रुप लेवल, कि ग्रुप के लिए जब हम स्टडी करते हैं, तो जब हम ग्रुप की बात करते हैं जो सबसे पहला टर्म जो आ जाता है दैट इज कम्युनिकेशन, कि कितना ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहा है कोई एक इंडिविजुअल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन, ग्रुप की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। व्हेन कम्युनिकेशन इज देयर तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत कम होती हैं और कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, डिस्कस करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो। तो एंड हाउ आर यू बिहेविंग इन योर ग्रुप, कितना कम्युनिकेट करते हो, चीज़ों को प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हो भी या नहीं करते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप्स एंड टीम्स। ग्रुप्स एंड टीम्स की बात है कि ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, किस तरह का टास्क दिया गया है उन लोगों को, और सिमिलर काइंड ऑफ लोग हैं या नहीं है उस ग्रुप के अंदर, लीडरशिप किस तरह की है, कि जो आपका लीडर है हाउ इफेक्टिव ही और शी इज, डिसीजन मेकिंग में किस तरह की हेल्प होती है, किस तरह के लोगों को प्रॉपरली पार्टिसिपेट कराया जाता है या नहीं कराया जाता है, ये सब। उसके बाद इस पूरी स्टडी के जो आउटकम्स हैं इसमें भी अगेन प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस तो कॉमन है ही। इंडिविजुअल का लेवल का जो आउटकम था, ग्रुप लेवल का जो आउटकम था, दोनों में प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस दोनों डेफिनेटली इफेक्ट होती हैं। थर्ड आ जाता है नॉर्म्स, क्योंकि ग्रुप की बात है तो वहाँ पे नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर ग्रुप में अगर 4 लोग काम कर रहे हैं तो सबके लिए कुछ नॉर्म्स हैं जो उन सबको फॉलो करने होंगे, देन ओनली ग्रुप की इफेक्टिविटी बढ़ेगी। कोहेजिवनेस क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, हाउ कोऑर्डिनेटेड द ग्रुप इज। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद कोहेजिवनेस भी इंक्रीज होती है, ग्रुप सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, ग्रुप की आइडेंटिटी जनरेट होती है। थर्ड लेवल आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस का। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, कल्चर, चेंज और डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग, कौन इंडिविजुअल, कितने सबॉर्डिनेट्स किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, यूनिटी ऑफ कमांड, अथॉरिटी, इन सब चीज़ों के बारे में। डिपार्टमेंटलाइजेशन, किस तरह की डिपार्टमेंट्स हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट है या वट एवर इट इज़, ठीक है। डिज़ाइन किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की, कल्चर कौन सा किस तरह का फॉलो करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, चेंज एंड डेवलपमेंट को कितना ज़्यादा कॉप अप करती है, जितनी भी चेंजेस हैं इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको अडॉप्ट करना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हेल्प करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ की। तो उसके जो आउटकम्स रहेंगे, अगेन प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस इज देयर, टर्नओवर रेट पे इफेक्ट आएगा आपका, सर्वाइवल रेट बढ़ेगा और कॉन्स्टिट्यूएंट सेटिस्फैक्शन, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होगी। तो ऑल दीज 3 लेवल पे जब भी हम स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल में, ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन पे,
तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट किस पे पड़ता है? उसका अल्टीमेट इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस पे, क्योंकि अगर ये सारे आउटकम्स अगर पॉजिटिव में होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस भी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। अगर ये सारे आउटकम्स नेगेटिव में होंगे, आपकी जो स्टडी है तीनों लेवल्स पे अगर फेल हो जाती है तो आपके आउटकम्स भी नेगेटिव में चले जाएंगे और डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस जो है वो हमेशा डिसएडवांटेज रहेगा उसको। सारे इन लेवल्स के आउटकम नेगेटिव आने की वजह से इफेक्टिवनेस भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की तरफ, कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है या बिहेवियर एट वर्क प्लेस है तो उसका क्या नेचर है। तो ओबी इज डायरेक्टली कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ये ओबी फील्ड है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो फील्ड है, इसका बेसिकली कंसर्न क्या है? अंडरस्टैंड करना किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर को, प्रिडिक्ट करना और कंट्रोल करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से बिहेव करेगा, उसके बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल करना। तो ओबी इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि ओबी जो एक मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट क्यों है? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट, नॉट द होल मैनेजमेंट। किसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, देखो क्योंकि दिस इज कि होल मैनेजमेंट का काम नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द जनरल मैनेजमेंट। इट रिप्रेजेंट्स बिहेवियर अप्रोच टू मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि देखो जो ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ये एक बिहेवियर अप्रोच को रिप्रेजेंट करती है, बिहेवियर अप्रोच ऑफ टू मैनेजमेंट। क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी। तो ओबी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी backed by a body of theory, research and application associated with growing concern of people at the workplace, because जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज की डेट में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब के बिहेवियर को हम इजीली रीड कर पाएँ, ठीक है, रिसर्च कर पाएँ और उन्हें अप्लाई कर पाएँ, सो दैट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर पाएँ। This study helps in understanding the human behavior in work organization. It includes creative thinking among managers to solve problems in the organization. तो जो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी है या फील्ड है, इट हेल्प्स मैनेजर टू सॉल्व द ह्यूमन प्रॉब्लम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, उन ह्यूमन बिहेवियर को सॉल्व करने के लिए इट हेल्प्स द मैनेजर कि वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। तो ओबी इन्वॉल्व्स 3 लेवल ऑफ बिहेवियर, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ओबी है, ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, इसे हम स्टडी करते हैं 3 लेवल्स पे, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स। इट हेल्प्स इन डिमोलिशिंग इनकरेक्ट अजम्पशंस वन में होल्ड अबाउट बिहेवियर। कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वी हैव सम रॉन्ग या इनकरेक्ट assumptions रिगार्डिंग एनी इंडिविजुअल। तो जो रॉन्ग assumptions हैं मे बी जो हमारा इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल पे जो हम बिहेवियर स्टडी करते हैं, तो मे बी इट हेल्प्स टू एनालाइज द री एनालाइज द बिहेवियर और हम अपनी रॉन्ग assumptions को चेंज कर सकें। तो ओबी इज गोल ओरिएंटेड। अगेन वाई इट इज गोल ओरिएंटेड? बिकॉज हम कहीं ना कहीं किसी एक ऑब्जेक्टिव को लेकर ओबी पढ़ते हैं या किसी न किसी एक ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। क्यों? सो दैट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस इंक्रीज कर पाएँ, ठीक है, टर्नओवर रेट कम कर पाएँ, एब्सेंटिज्म रेट कम कर पाएँ, ह्यूमन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंक्रीज कर पाएँ। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट। कि आप किसी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें, उसे एक्सप्लेन करें एंड प्रिडिक्ट करें कि ह्यूमन अपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में। इट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में बेसिकली हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे डिसिप्लिन हैं जो हम कवर कर सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे मोटिवेशन, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बिहेवियर, लर्निंग, एटीट्यूड, कि ये सारे के सारे टर्म्स हैं। हम उनकी मोटिवेशन फैक्टर स्टडी करते हैं, हम उनकी अवेयरनेस स्टडी करते हैं, हम उनका एटीट्यूड स्टडी करते हैं। तो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं साइकोलॉजी में कवर कर सकते हैं। सोशियोलॉजी में आपका सारा ग्रुप आ जाता है, ग्रुप के अंदर आप कैसे बिहेव करते हो, इंटरपर्सनल बिहेवियर क्या है आपका,
ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में आपका सोसाइटी प्लस साइकोलॉजी आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ह्यूमन टूल। देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, दिस इज अ टूल फॉर ह्यूमन बेनिफिट, क्योंकि अल्टीमेटली हम ह्यूमन को ही रीड कर रहे हैं ना, तो इसीलिए दिस इज अ टूल फॉर ह्यूमन बेनिफिट कि आपका जो सेटिस्फैक्शन, जो हम सब चीज़ें पढ़ते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या फिर ग्रुप लेवल पे, तो अल्टीमेटली हम किसको स्टडी कर रहे हैं? ह्यूमन को स्टडी क्यों कर रहे हैं? सो दैट ह्यूमन जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली काम कर सके, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर सके। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ह्यूमन को बेनिफिट होगा ही होगा, क्योंकि उसको जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इंक्रीज होगा। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स. It provides generalization that managers can use to anticipate the effects of certain actions on human behavior. तो हम अगर हमें पता है कि कोई एक इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, तो हमें पता है कि हम अपने उसके बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एक्शन हमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या लेना है। नेक्स्ट है साइंस एंड आर्ट. So OB is both science as well as art, because the systematic knowledge about human behavior is science. We know कि if we have a systematic knowledge about human behavior, so that is why it is called the science. And the application of human behavior and skills are about art. कि आप when you have predicted, जब आपने अंदाजा लगा लिया, एनालाइज कर लिया है एक ह्यूमन के बिहेवियर को, ठीक है, अब उसे कंट्रोल कैसे करना है, वो भी एक आर्ट है। ठीक है, तो आप सब कुछ स्टडी करने के बाद, जैसे सपोज हम कोई चीज़ लर्न करते हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम में के लिए हम कोई चीज़ लर्न करते हैं और उसके बाद हमें पता है कि हमने सब हमारे पास नॉलेज है, लेकिन हम उसे आगे जाके अटेम्प्ट कैसे करते हैं? समटाइम्स हमारी नॉलेज पूरी होने के बावजूद भी हम पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, बिकॉज मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ स्किल्स, कि हमारे पास स्किल्स नहीं थी, या हम उसे अपनी क्रिएटिविटी से हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए, हमें जितने मार्क्स एक्सपेक्टेड थे उतने मार्क्स हमारे पास नहीं आ पाए, क्योंकि हमारे पास नॉलेज तो थी, बट हम उस नॉलेज को कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे हम उस नॉलेज को अपनी स्किल के थ्रू अप्लाई करते हैं और अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। तो ऐसे ही ओबी के केस में भी है कि नॉलेज होने के बावजूद भी आप उस नॉलेज को किस स्किल से, किस आर्ट से अप्लाई करते हो और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इट कैन नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक आंसर्स टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उस हर चीज़ का आंसर हो स्टडी के होने के बावजूद भी। इट इज़ द ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच. तो ओबी focuses the attention of people from humanistic point of view. It is based on the belief that need and motivation of people are of high concern. कि जितने भी क्योंकि जो ओबी है, यहाँ पे हम ह्यूमनिस्टिक या ह्यूमन की बात करें, इसीलिए इसको ह्यूमनिस्टिक कह सकते हैं, ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक इसलिए क्योंकि हम पॉजिटिव को लेकर चलते हैं कि हमें कुछ पॉजिटिव मिलेगा इस स्टडी को करने के बाद। ठीक है, इट डील्स विद द थिंकिंग एंड फीलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो अब देखो ये हमने सिलेबस टॉपिक जो है हमने पूरा कवर कर दिया है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो आपको एग्जाम में जो देने आ सकते हैं, क्योंकि अभी छोटा सा टॉपिक है हमारा, फर्स्ट ही हमारा इनिशियल टॉपिक था, तो इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके। जैसे व्हाट इज ह्यूमन बिहेवियर, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है डिफाइन ह्यूमन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एट वर्क प्लेस। तो इसमें आप पूरा का पूरा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में लिख सकते हो, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, वाई ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज सो इम्पोर्टेंट टू स्टडी इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी नेचर, आपके कॉन्सेप्ट्स, फील्ड ऑफ स्टडी। जैसे आप लिख सकते हो जो ह्यूमन बिहेवियर है वो 3 लेवल पे हम स्टडी कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। और इसके अलावा आपके लिए रेफरेंसेस हैं कि आप कौन से बुक्स को रेफर कर सकते हो अपने इस टॉपिक को कवर करने के लिए। देखो 2 बुक्स लिखी है मैंने यहाँ पे, स्टीफन पी रॉबिन्स, जो कि इसका टाइटल है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, और पियर्सन एजुकेशन की ये बुक है। उसके अलावा कॉब डी एटॉल की बुक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, 5th एडिशन है एंजलवुड क्लिफ का। और इसके अलावा आप और भी बुक्स रेफर कर सकते हो
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की आपको अपनी लाइब्रेरीज में या अपनी जैसे ऑनलाइन लाइब्रेरीज है, PDF ड्राइव, .com एक साइट है, इस पे आप जाके देख सकते हो। ये ऑनलाइन लाइब्रेरी है। ऑनलाइन लाइब्रेरीज और भी बहुत सारी हैं, आप देख सकते हो। और सो सी यू, दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लेक्चर के लिए। और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रुप का। तो ग्रुप के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।